वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शस्य सघनता कितनी होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर आपको पूछी गई है, याद रखिएगा। रोटेशनल इंटेंसिटी आपको नहीं पूछी गई है। फसल सघनता यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो जो फसल सघनता होती है, जो शस्य सघनता होती है भारत की, ये होती है 138 से 140, 138 से 140। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं देखने को मिलता है 138 से 140, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 141 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं राजस्थान की कितनी होती है, तो राजस्थान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, फसल सघनता होती है, ये होती है 128 से 130 होती है। ठीक है, भारत की 138 से 140 होती है और राजस्थान के 128 से 130 होती है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आपको कल भी बताया था कि विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, याद रखिएगा, बहुस्तरीय फसल उत्पादन। क्या कहते हैं? बहुस्तरीय फसल उत्पादन, जिसे हम याद रखें इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी स्टोर क्रॉपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ लेते हैं और मुख्यतः याद रखिए केरल में अपनाई जाती है और नारियल के पेड़ में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फसल सघनता क्या दर्शाती है। तो याद रखिएगा, भूमि का जो सस्यन है, सस्यन का मतलब यहाँ पर फसल के लिए, भूमि का सस्यन के लिए निश्चित वर्ष में उपयोग क्या किया गया है, उसी को याद रखिएगा फसल सघनता दर्शाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे फसल सघनता, तो फसल सघनता का मतलब आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हो कि जो टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है और आपको जो नेट है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना इसका कि एक होता है टोटल, एक होता है नेट। ठीक है, आपने टोटल कितना एरिया में फसल को उगाया था, वो उसमें आपको भाग देना है नेट। नेट का मतलब यहाँ पर है शुद्ध फसल उत्पादन, मतलब कुल फसल उत्पादन आपने कितना किया था और उसमें आपको भाग देना है शुद्ध फसल उत्पादन आपको कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, फसल सघनता कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि आपने कितना क्षेत्रफल पर फसल को बोया था और आपको कितना प्राप्त हुआ है, इन दोनों का अनुपात ही फसल सघनता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे राजकीय खेती। कल भी आपको एग्जाम्पल बताया था। राजकीय खेती का मतलब है कि गवर्नमेंट, उसमें याद रखिएगा, आपको एक संविदा टाइप में काम करवाती है कि आप ये काम करिए, हम आपको उसके बदले में जो भी है, जैसे कि खाद, फर्टिलाइजर्स, जो भी आपकी लागत आ रही है वो इसमें गवर्नमेंट देती है। उसके मुआवजे में वो हमको 20 या 30% दे देती है। मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उसका 20 से 30% जो उत्पादन करता है उनको दे दिया जाता है, बाकी गवर्नमेंट खुद के पास रख लेती है। ठीक है, याद रखिएगा, यही होती है राजकीय खेती। तो ये एक प्रकार की खेती की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे मीजोमीटर। तो पीजोमीटर का प्रयोग याद रखिएगा भूजल स्तर, मतलब याद रखिएगा जो जल की गहराई कितनी है ये जानने अगर आपको है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, पीजोमीटर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, पीजोमीटर का प्रयोग करोगे अगर आपको ये जानना है कि जल की कितनी गहराई है। ठीक है, जल स्तर की पहचान करने के लिए, जल स्तर को जानने के लिए चलेगा। अब यहाँ पर आपको मैच करना है यहाँ पर, तो एक एक करके हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए, जैसे भी आपको पता है, मान लीजिए आपको एक नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, लेकिन कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि हम मान लीजिए हमें एक आता है पीजोमीटर। अभी हमने देखा था कि पीजोमीटर का जो प्रयोग होता है ये भूजल स्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता है। और आपने ये तो नाम सुन ही लिया होगा, आपने ऑर्निथोलॉजी नाम तो सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये होती है पक्षियों से संबंधित। पक्षियों के द्वारा याद रखिएगा कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, परपरागण होता है पक्षियों के द्वारा। तो उससे भी याद रख सकते हो कि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पीजोमीटर में जल की गहराई मापी जाती है। आर्बोरिकल्चर में याद रखिएगा वृक्षों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और स्लेटी क्या हो जाता है, स्लेटी यहाँ पर याद रखिएगा उर्वरक के लिए यूज़ किया गया है। और भूरी क्रांति आपको पता है, याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण। और खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर एग्जाम्पल है बेकरीज।
ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि आर्बोरिकल्चर क्या होती है। बताइए, वृक्षों से संबंधित। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति होती है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, मतलब फूड प्रोसेसिंग का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो होती है भूरी क्रांति। अब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का एक आपको एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि बेकरीज। बेकरीज कहाँ तैयार की जाती है? प्रोसेसिंग के द्वारा ही तैयार की जाती है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। स्लेटी क्रांति क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं ग्रे। तो ग्रे का मतलब होता है, याद रखिएगा, उर्वरक। मतलब उर्वरक किस प्रकार के होते हैं? ग्रे होते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। पीजोमीटर क्या है? अभी आपको बताया था पीजोमीटर। अगर आपको किसी जल स्रोत की गहराई अगर आपको जाननी है, पानी की कितनी गहराई ये जानना है, तो आप पीजोमीटर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो किसान हमारा कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कल भी आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और एक होती है, याद रखिए, WTO। एक WMO है, मतलब मौसम विज्ञान का है ये तो, और ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड है, ये व्यापार से संबंधित है। तो WTO याद रखिए, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, मतलब कब की गई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 1995 में की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी रोम, इटली में, ठीक है। रोम, इटली में WTO स्थित है, जबकि WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। कॉमन सा क्वेश्चन है कि मानचित्र में समान ताप को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, थर्मामीटर। थर्मामीटर से यहाँ पर याद रख सकते हो कि समान ताप की अगर बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा है, उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म, ठीक। आइसो का मतलब है उसको मिलाने वाली, और थर्म का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है। आपको पता है थर्मामीटर का प्रयोग तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आइसो बार है, तो बार किसकी इकाई होती है? वायु दाब की होती है। किसकी इकाई होती है? वायु दाब की होती है। आइसोटेक किसका होता है? टक टक की आवाज़ से कौन आती है? हवा आती है। मतलब हवा की गति को मिलाने वाली जो एक निर्धारित बिंदु होता है, उसे हम बोलते हैं टैक। कैसे याद रखोगे? हवा कैसे चलती है? टक टक की आवाज़ से चलती है। एक वर्षा का भी होता है, याद रखिएगा, वर्षा हाइट से गिरती है। आइसो हाइट कैसे याद रखोगे? हाइट से क्या गिरती है? बरसात गिरती है, मतलब ऊंचाई से बरसात गिरती है। तो वर्षा के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं आइसो हाइट, और आइसोनेपल इसका संबंध होता है, याद रखिएगा, बादलों से। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि क्षेत्र समता पर मृदा विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो फील्ड कैपेसिटी आपको पूछी गई है। फील्ड कैपेसिटी, इस पर जो दबाव होता है 1/3 का होता है, 1/3 माइनस में होता है, ठीक है। ये कितना होता है इस पे दाब? -1/3 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध, तो याद रखिए विद्युत जो प्रतिरोध होता है इसका होता है 400 से 600 ओम। ओम याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध की एक इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी मृदा नमी ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि मृदा नमी ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा विद्युत अवरोधक विधि, इसे हम बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक। तो बिल्कुल जिप्सम ब्लॉक के द्वारा हम, याद रखिएगा, मृदा नमी ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक विधि है, मतलब रसायन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और मृदा पृष्ठ तनाव विधि, मृदा पृष्ठ तनाव विधि, हाँ, सोइल टेंशन के द्वारा आपने पढ़ा हुआ, याद रखिएगा, टेंसीमीटर। तो इस विधि के द्वारा भी हम मृदा नमी ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं कि विद्युत अवरोधक विधि के द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सोइल टेंशन, मृदा पृष्ठ तनाव के द्वारा हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं मृदा नमी। सूचक फसलें, मृदा नमी ज्ञात करने का सूचक फसलें होती है इंडिकेटर प्लांट्स। तो इंडिकेटर प्लांट का प्रयोग भी याद रखिएगा, मृदा नमी अगर कम हो गई है तो उसका प्रयोग किया जाता है, न कि उसको ज्ञात किया जाता है। उसकी अगर आपको पहचान करनी है मृदा नमी यहाँ पर कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ यहाँ पर हम प्लांट लेते हैं, उनके साथ में हम इंडिकेटर प्लांट ले लेते हैं। वैसे मुख्य तौर पर जो भी इंडिकेटर प्लांट, याद रखिए, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं, न कि किसी नमी की कमी को दर्शाते हैं।
मुख्य रूप होता है इनका किसी पोषक तत्व की कमी को दर्शाना। वैसे होता है नमी की दर्शाना, लेकिन सबसे मेन होता है इनका पर्पस पोषक तत्वों की कमी को दर्शाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचक फसलें, मतलब इंडिकेटर प्लांट्स। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पर नए भी सीखे होंगे और कुछ आपको यहाँ पर क्लास से सीखने को मिला हुआ। ठीक है, तो चलिए क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं।